छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। एक साल बाद भी नहीं मिली सम्मान राशि। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से हुई थी प्रतियोगिता, सरकारी सिस्टम से टूटा मनोबल। एक साल बाद भी राज्यपाल द्वारा घोषित पुरस्कार राशि नहीं मिलने से मनेन्द्रगढ़ की बेटी अदिति का मनोबल टूटा। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की बेटी अदिति अग्रवाल को एक साल बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से आयोजित एक प्रतियोगिता के पुरस्कार की राशि नहीं मिल सकी है। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से जनवरी 2025 में प्रदेश स्तरीय कहानी लेखन प्रतियोगिता हुई थी। इसमें अदिति ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। रायपुर में आयोजित सम्मान समारोह में राज्यपाल की ओर से अदिति को 5,000 रुपये का चेक और प्रमाण पत्र भी दिया गया था, लेकिन आज तक वो राशि उनके खाते में जमा नहीं हुई है। इस मामले को लेकर छात्रा और उसके परिजन गहरी निराशा में हैं और उन्होंने प्रशासन व राज्य सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। जल्द मिलने का किया था दावा। अदिति अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आयोजित कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रदेश भर के प्रतिभागियों को पीछे छोड़ा था। कार्यक्रम के दौरान ये कहा गया था कि पुरस्कार की राशि शीघ्र ही संबंधित प्रक्रिया के तहत छात्रा को प्राप्त हो जाएगी। अब अलग अलग जवाब मिलने लगे। अदिति ने बताया कि कार्यक्रम के बाद शिक्षकों और संबंधित अधिकारियों ने कहा कि राशि जिला कलेक्टर कार्यालय से मिलेगी। कई दिन बीतने के बाद भी ये राशि नहीं आई। फिर पूछताछ करने पर अलग अलग जवाब भी मिले। कभी कहा गया कि राशि कलेक्टर कार्यालय पहुंच चुकी है, तो कभी प्रक्रिया लंबित होने की बात कही गई। इस अनुभव के बाद दोबारा किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। जब मेहनत और सफलता के बाद भी सम्मान की राशि नहीं मिलती तो आगे बढ़ने की प्रेरणा कमजोर पड़ जाती है। अदिति अग्रवाल, छात्रा। अदिति के परिजनों ने भी इस स्थिति पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए होती है। अगर इस तरह चक्कर काटने पड़े तो बच्चों का उत्साह टूट जाता है। बात सिर्फ 5,000 रुपये की राशि की नहीं, बल्कि प्रोत्साहन और मनोबल की है, जो सरकारी सिस्टम से टूट जाता है। अंजोर विजन 2047 की चर्चा से भागी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ के भविष्य से किया किनारा, केदार कश्यप। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन विजन 2047 पर चर्चा हुई। रायपुर, रविवार 14 दिसंबर 2025 से छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन सदन में अंजोर विजन 2047 पर चर्चा हुई। विजन 2047 की चर्चा का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला गया। प्रदेश के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने इस कदम की तीखी आलोचना की है। विजन 2047 पर कांग्रेस की मानसिकता हुई उजागर। केदार कश्यप ने बहिष्कार को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे छत्तीसगढ़ के विकास विरोधी सोच का प्रमाण करार दिया। उन्होंने कहा कि सत्र के पहले दिन ही बहिष्कार कर कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि उसे छत्तीसगढ़ के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। अंजोर विजन 2047 जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा से दूरी बनाना बताता है कि कांग्रेस के पास न प्रदेश के लिए कोई दृष्टि है और न ही विकास को लेकर कोई ठोस सोच है। बहिष्कार करना कांग्रेस की पुरानी आदत। केदार कश्यप ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर राष्ट्रीय और ऐतिहासिक अवसर पर चर्चा से भागती रही है। सेंट्रल विस्टा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रमों का बहिष्कार इसका उदाहरण है। अब भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ के 2047 तक विकास की रूपरेखा पर हो रही चर्चा से भी कांग्रेस ने दूरी बना ली है। विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प पर हुई चर्चा। वन मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। ऐसे में विपक्ष की सहभागिता आवश्यक थी, लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य के रूप में देखना ही नहीं चाहती। कांग्रेस पर केदार कश्यप का हमला। केदार कश्यप ने आरोप लगाए कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ नकारात्मकता तक सीमित है। किसानों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस ने सत्र की पहली ही कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। केदार कश्यप ने एसआईआर पर कांग्रेस को घेरा। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस अपने पूरे सत्ता काल में लगे वोट चोरी के आरोपों को आज तक किसी भी मंच पर असत्य साबित नहीं कर पाई है।
वन मंत्री ने कहा कि जब देश और प्रदेश की जनता भाजपा के पक्ष में खड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जन आशीर्वाद मिल रहा है, तब कांग्रेस बौखलाहट में विश्वमन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस घुसपैठियों और अलगाववादियों के पक्ष में खड़े होकर वोट चोरी का मिथ्या प्रलाप कर रही है। नक्सलगढ़ के बच्चे सीख रहे घुड़सवारी, इंटरनेशनल पोलो में दिखा रहे दम, बस्तर ओलंपिक में जीता लोगों का दिल। बस्तर के आदिवासी घुड़सवार बना रहे नई पहचान, बस्तर ओलंपिक में अमित शाह को दी सलामी। बस्तर छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाके बस्तर में छिपी प्रतिभाएं अब सामने आ रही हैं। बस्तर ओलंपिक ने इसे मंच भी दिया है। ऐसा ही एक खेल है घुड़सवारी। रियासत काल से घुड़सवारी कर रहे बस्तर के आदिवासी अब और ट्रेनिंग लेकर अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। बस्तर ओलंपिक में दिखा हुनर, अमित शाह को दी सलामी। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में बस्तर की घुड़सवार टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। 7 बड़े घोड़ों पर सवार आदिवासी बालक बालिकाओं की टीम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सलामी दी। उनके प्रदर्शन ने समारोह में मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया। नक्सल प्रभावित और दिव्यांग बच्चे भी कर रहे कमाल। टीम की प्रशिक्षिका गीता दैया ने बताया कि ये बच्चे दंतेवाड़ा के गीदम एजुकेशन सिटी और कांकेर जिले से हैं। इनमें कई बच्चे नक्सल प्रभावित, नक्सल पीड़ित और दिव्यांग हैं। कुछ बच्चे पोलियोग्रस्त हैं तो कुछ सुन और बोल नहीं सकते, फिर भी वे घुड़सवारी में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इंटरनेशनल पोलो मैच में भी दिखाया दम। बस्तर के ये बच्चे हाल ही में मणिपुर में अंतर्राष्ट्रीय पोलो मैच खेलकर लौटे हैं। पोलो खेल की शुरुआत मणिपुर से हुई थी, जो आज पूरी दुनिया में खेला जाता है। पिछले 2 वर्षों में 800 से अधिक बच्चों को घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विदेशों से लाए गए घोड़े, रोज होती है ट्रेनिंग। इन बच्चों को इंग्लैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए गए थॉरोब्रेड घोड़ों पर ट्रेनिंग दी जाती है। संस्था के पास करीब 200 घोड़े हैं। सुबह शाम नियमित रूप से राइडिंग अभ्यास कराया जाता है। बच्चों की जुबानी उनके सपने। पिछले 6 महीने से ट्रेनिंग ले रही हूँ। मेरा सपना राष्ट्रीय स्तर पर खेलना और पोलो गेम में आगे बढ़ना है। मीना उइके, कांकेर। मैं 2 साल से घुड़सवारी सीख रही हूँ। इंटरनेशनल लेवल पर खेलने की इच्छा है। सरिता, दंतेवाड़ा। देवकी नक्सल पीड़ित हैं और मणिपुर में इंटरनेशनल मैच खेल चुकी हैं। भविष्य में कोच बनकर बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहती हैं। देवकी करती, बीजापुर। 4 छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का पहला दिन सदन में विपक्ष की गैरमौजूदगी सियासी चर्चा बनी। चंद्राकर ने अपनी ही सरकार को घेरा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की बड़ी रैली है। रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के पदाधिकारी दिल्ली गए हैं। रायपुर 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र का रविवार से आगाज हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब रविवार से सत्र की शुरुआत हुई है। सत्र के पहले दिन विकसित छत्तीसगढ़ के रोड मैप पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता सदन से गैर मौजूद रहे। विपक्ष के दिग्गज नेताओं की गैर मौजूदगी सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई है। माना जा रहा है कि विपक्ष के कई नेता आज दिल्ली में हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली है। रैली में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से भी नेता गए हैं। वोट चोर, गद्दी छोड़ की मांग को लेकर आज देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन में इंडी गठबंधन के दल शामिल नहीं हैं। सत्र के पहले दिन विकसित छत्तीसगढ़ के रोड मैप पर चर्चा हुई। सत्र के पहले दिन सदन में दीर्घकालिक विकास की रूपरेखा छत्तीसगढ़ विजन 2047 से चर्चा की शुरुआत हुई। सरकार की ओर से इसे राज्य के भविष्य की दिशा तय करने वाला दस्तावेज बताया गया, लेकिन चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के भीतर ही असहजता के संकेत दिखाई दिए। अजय चंद्राकर ने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली और कमियों पर सवाल उठा दिया। अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए चंद्राकर ने बंद शोध पीठ को लेकर जोरदार हमला बोला। अजय चंद्राकर ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि शोध पीठ के अध्ययन के लिए भी एक नई शोध पीठ बनाई जाए या फिर सभी को बंद कर दिया जाए। उनके तीखे तेवरों से सदन में सियासी तापमान बढ़ गया और सत्ता पक्ष के भीतर मंथन के संकेत दिखाई पड़ने लगे। आने वाले दिनों में हंगामे के आसार। 4 दिवसीय इस शीतकालीन सत्र में आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों, नीतिगत मुद्दों और राजनीतिक सवालों पर तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है। 14 से 17 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र का आयोजन जा रहा है। 5 सूरजपुर में चिपको आंदोलन, बरगद पेड़ काटने का ग्रामीणों ने विरोध। गांव वालों का कहना है कि पेड़ में उनके देवी देवता का निवास है, मर जाएंगे लेकिन पेड़ नहीं कटने देंगे। सूरजपुर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर देवगुड़ी गांव है। देवगुड़ी गांव रविंद्रनगर ग्राम पंचायत के भीतर आता है। ग्राम पंचायत के पास सरकार जमीन है। इसी सरकार जमीन पर बरगद का पुराना पेड़ है। बरगद के पेड़ से ही सटा नीम का भी एक पेड़ खड़ा है।
गांव वाले कहते हैं कि पूजा पाठ के अलावा गर्मी के दिनों में गांव के लोग यहां पर आराम करते हैं। गांव की महिलाओं का कहना है कि वो सालों से वट सावित्री की पूजा यहां करती आ रही हैं। इस पेड़ को वो किसी हालत में कटने नहीं देंगी। बेरोजगारी भत्ते पर सरकार और विपक्ष आमने सामने। भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा, जवाब से भड़की कांग्रेस। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बेरोजगारी भत्ते पर सदन में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने वॉकआउट किया। रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बेरोजगारी भत्ते को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर बेरोजगार युवाओं से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने तीखी नोकझोंक के बाद सदन से बहिर्गमन कर दिया। लखेश्वर बघेल के सवाल से उठा मुद्दा। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने प्रश्नकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी। उन्होंने विशेष रूप से बेरोजगारी भत्ते को लेकर सरकार की वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाया। कौशल विकास मंत्री से पूछा गया जवाब। इस प्रश्न का उत्तर कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने दिया। मंत्री ने विभागीय प्रयासों और योजनाओं की जानकारी दी, लेकिन बेरोजगारी भत्ते को लेकर स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। विपक्ष ने सरकार को घेरा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सरकार को घेरते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ता शुरू करने को लेकर सरकार ने पूर्व में लिखित जानकारी दी थी कि ये योजना बंद नहीं की गई है। इसके बावजूद अब तक बेरोजगार युवाओं को भत्ता नहीं मिल पाया है। भूपेश बघेल ने उठाई भत्ता शुरू करने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में कहा कि सरकार ने बजट में भी बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया था, फिर भी अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से तत्काल बेरोजगारी भत्ता शुरू करने की मांग की। तीखी नोकझोंक के बाद कांग्रेस का बहिर्गमन। बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मंत्री के जवाब से नाखुश कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया और अंततः विरोध दर्ज कराते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त। एसटी आरक्षण पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से मांगा हलफनामा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के खिलाफ सख्ती दिखाई है। बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड CSPDCL के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह अनुसूचित जनजाति ST के लिए नियुक्ति और पदोन्नति में लागू आरक्षण प्रतिशत को लेकर हलफनामा दाखिल करे। कोर्ट का सवाल। हाईकोर्ट ने कहा कि CSPDCL ये स्पष्ट करे कि ST वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। ये प्रतिशत किस आधार पर तय किया गया। जब न तो कोई ठोस आंकड़ा है, न ही राज्य सरकार का स्पष्ट आदेश, तो रोस्टर में बदलाव कैसे किया गया। अदालत ने इस मामले को प्रथम दृष्टया गंभीर माना है। क्या है पूरा मामला। ये याचिका कनिष्ठ अभियंता प्रशांत विल्सन पन्ना, शीतल समीर टोप्पो सहित अन्य ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नेल्सन पन्ना और आशुतोष मिश्रा ने पक्ष रखा। याचिका में 22 अगस्त 2024 को जारी उस विज्ञापन को चुनौती दी गई थी जिसमें सहायक अभियंता प्रशिक्षु प्रशिक्षण और विकास पद पर पदोन्नति के लिए आवेदन बुलाए गए थे। बलरामपुर में राजस्व रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर धान बेचने की शिकायत, पूर्व पटवारी सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर में फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। बलरामपुर जिले के डवरा पुलिस चौकी क्षेत्र में राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर फर्जी तरीके से धान बेचने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पूर्व पटवारी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। कैसे हुआ फर्जीवाड़ा। डवरा चौकी अंतर्गत कोदौरा गांव में सरकारी और निजी जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया। आरोप है कि हल्का के तत्कालीन पटवारी अजेंद्र टोप्पो ने अपने सरकारी ID का दुरुपयोग करते हुए भुइयां पोर्टल में फर्जी एंट्री की। किस तरह की गई धान की बिक्री। पटवारी ने वीरेंद्र गुप्ता और उसके परिवार के सदस्यों का नाम गलत तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया। इसके बाद करीब 29.008 हेक्टेयर सरकारी और निजी जमीन को दिखाकर अवैध रूप से धान की बिक्री की गई। शिकायत के बाद हुई जांच। ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में राजस्व अभिलेख में छेड़छाड़ और षड्यंत्र करके फर्जीवाड़ा करने की बात सही पाई गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 319, 336, 338 और 61 के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपी जेल भेजे गए। जांच के दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वीरेंद्र गुप्ता और अजेंद्र टोप्पो पूर्व पटवारी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू। सरकार का दावा है कि ये दरें वैज्ञानिक तरीके से तय हुई हैं। नई व्यवस्था राज्य के संतुलित और समावेशी विकास को मजबूती देगी।
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए भूमि की नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी हैं। ये दरें राज्य भर में 20 नवंबर 2025 से प्रभावशील हो चुकी हैं। सरकार का कहना है कि नई दरों का उद्देश्य भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप कीमत तय करना और वर्षों से चली आ रही असमानताओं को खत्म करना है। 6 साल बाद हुआ बड़ा पुनरीक्षण। वर्ष 2019-20 के बाद लगभग 6 साल के अंतराल पर गाइडलाइन दरों का व्यापक पुनरीक्षण किया गया है। इस दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य काफी बढ़ गया था, लेकिन गाइडलाइन दरें पीछे रह गई थीं। इसी अंतर को खत्म करने के लिए नई दरें तय की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कितना बढ़ा भूमि मूल्य? मुख्य मार्ग की भूमि औसतन 108% वृद्धि, मुख्य मार्ग से अंदर की भूमि औसतन 120% वृद्धि। सरगुजा जिले के गांवों में बड़ी बढ़ोतरी। सरगुजा जिले के 16 गांवों में मुख्य मार्ग की भूमि दरों में 300% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका कारण आसपास के गांवों की दरों में संतुलन स्थापित करना है, जहां पहले दरें बहुत कम थीं। सरगुजा मुख्यालय के धान खरीदी केंद्र में माइक्रो एटीएम बंद। पिछले साल ही शुरू हुई थी सुविधा। माइक्रो एटीएम से 10,000 रुपये प्रतिदिन समिति स्तर पर ही किसानों को मिल सकता है। सरगुजा। बीते वर्ष धान खरीदी केंद्रों में माइक्रो एटीएम की सुविधा चालू की गई थी। ये नवाचार सरगुजा जिले के पेटला सहकारी बैंक ने सबसे पहले किया था, जिसके बाद जिले भर के धान खरीदी केंद्रों में माइक्रो एटीएम लगाए गए थे। हालांकि इस बार संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के ही धान खरीदी केंद्र में ये माइक्रो एटीएम सुविधा बंद मिली। 10,000 समिति स्तर पर ही किसानों को मिल सकता है। सरगुजा के 5 जिलों में 153 समितियां हैं। इन सभी में माइक्रो एटीएम बांटे गए हैं। माइक्रो एटीएम की लिमिट प्रतिदिन 2 लाख है। नियम के मुताबिक 10,000 रुपये प्रतिदिन समिति स्तर पर ही किसानों को बांटा जा सकता है। इस बार फिर धान खरीदी हो रही है, तो हमने संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के धान खरीदी केंद्र में माइक्रो एटीएम की स्थिति जानने की कोशिश की। ठंडे बस्ते में योजना। सरकारी योजनाओं का अक्सर ऐसा ही हाल होता है। शुरुआत में सब बढ़िया होता है, लेकिन समय बीतने के बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति माइक्रो एटीएम की देखी गई। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में स्थित नमना कला धान खरीदी केंद्र में माइक्रो एटीएम बंद है, जबकि इसी केंद्र में तमाम बड़े नेताओं के धान भी बेचे जाते हैं। इस संबंध में जब हमने मुन्नाराम से बात की तो उन्होंने बताया कि माइक्रो एटीएम खराब हो गया है। बनाने के लिए दिए हैं, 6 तारीख तक चालू था, लेकिन मशीन खराब होने से बंद है। जैसे ही वहां से मशीन बनकर आ जाएगी तो भुगतान चालू हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए राज्य के समग्र विकास, सुशासन और जनकल्याण के प्रति अपनी सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई और आश्वासन दिया कि आम लोगों की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। राज्य में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा और निवेश को प्रोत्साहित कर छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और पारदर्शी प्रशासन का भरोसा दिलाते हुए कहा कि जनता की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचे, इसके लिए जनसंवाद और शिकायत निवारण व्यवस्था को और सशक्त किया जा रहा है। अंत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और सरकार हर हाल में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का संकेत देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नई और व्यावहारिक शिक्षा नीति लागू की जाएगी, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारोन्मुख और आधुनिक शिक्षा मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा नीति में परिवर्तन का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, नैतिक मूल्यों और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नई तकनीकों को शिक्षा से जोड़ा जाएगा ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके। सीएम विष्णुदेव साय ने भरोसा दिलाया कि सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए ऐसी नीति बनाएगी जो छत्तीसगढ़ के भविष्य को मजबूत और सशक्त बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।